हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन, देन डिमांड कर्व एंड कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमने किए थे ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। और मैं ऑलमोस्ट अब तो रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल पे हर रोज एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर आप लोगों से पूछती हूँ। तो आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो रही होगी, और वही प्रिपरेशन हम कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। तो आपको यहाँ पे ना सारी चीज़ें रटनी नहीं है, ठीक है? सिर्फ आप समझ जाओगे कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, ऑफर क्या है, प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, बेसिक चीज़ें आप समझ जाओगे। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो ये एक इजी पार्ट है एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो सी, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, ये आज के ज़माने का नहीं है, ये 1872 से है। तो मतलब जब इंडिया ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी, ये तब से है हमारे पास। तो ये प्रिंसिपल जो ये पर्टिकुलर लॉ है, ये इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि उनके टाइम पे आया था। तो काफ़ी सारे जो आपको लॉज मिलेंगे, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो इंग्लिश कॉमन लॉ से काफ़ी मिलते-जुलते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले सिर्फ पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट अब जब 370 जो आपका आर्टिकल है वो रिमूव हो गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। नाउ ये क्या है कि ये जो एक्ट है, पर्टिकुलरली दिस एक्ट, ये आपको बताती है कि कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली बाइंडिंग होगा, और हमारे क्या-क्या राइट्स हैं, क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सारा इस एक्ट के अंदर कवर होगा। तो जो ये एक्ट है, इसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या है। तो अगर हम इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2, सी मैक्सिमम जो आपकी एक्ट्स होती है ना, चाहे वो कंपनी एक्ट हो, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, जो सेक्शन 2 होता है, हमेशा वो बेसिकली आपका जो मीनिंग्स होता है ना, उनको बताता है, ठीक है? तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक टाइप का एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज योर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन आप इससे क्या निकाल सकते हो कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेयर इज माय पेन, यस, सी, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो सब के सब, सपोज अगर हम इसका वीन डायग्राम बनाएं, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का सर्कल हो जाएगा, ये कुछ और ही बन गया, दैट्स ओके। और ये आपके एग्रीमेंट है, ठीक है? तो एग्रीमेंट एक थोड़ा सा बड़ा टर्म होगा अगर हम देखें तो, क्योंकि सब जितने भी एग्रीमेंट है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे? जो एग्रीमेंट लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल है, सिर्फ वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ओके, नाउ जो इस एक्ट के अंदर ऑलमोस्ट जब ये बनी थी तो 266 सेक्शंस थे, और इसका काफ़ी वाइड स्कोप है। तो क्या-क्या है इस 266 सेक्शन में? तो सबसे पहले जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो 1 से लेकर सेक्शन 75 तक है आपका। आफ्टर दैट 76 टू 123 है आपका सेल्स ऑफ गुड्स। एंड देन जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये आ जाता है आपके पास 124 से 238। देन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू पार्टनरशिप 239 टू 266। हाँ, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कौन-कौन से सेक्शन में क्या-क्या है आपसे। तो ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के पर्पस से आप देख लो, बाकी दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम।
ओके, तो जैसे-जैसे अ आपका टाइम बीतता गया था, तो स्टार्टिंग में तो सारे जितने भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडेमनिटी और पार्टनरशिप ये सब इसी के अंदर ही था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था। पर उस वक़्त के जो रूल्स रेगुलेशंस थे काफ़ी सिंपल थे। मॉडर्न जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट थी उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स थी, तो कुछ न्यू रेगुलेशंस चाहिए थी और कुछ न्यू प्रिंसिपल की ज़रूरत थी। तो सब्सिक्वेंटली द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यहाँ पे टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, उनको रिपील कर दिया गया था। कौन-कौन से ईयर में? 1930 और 1932। और एक न्यू एक्ट आ गई थी, जो आ गई थी आपके पास सेल्स ऑफ गुड्स एंड मूवेबल एक्ट 1930 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पहले तो ये सब के सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही था, बट उसके बाद 1930 और 32 में इनको सेपरेट कर दिया गया, इनके लिए न्यू एक्ट्स बना दी गई। ओके, तो अभी का जो प्रेज़ेंट आप देखोगे, जो प्रेज़ेंट पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अंदर सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, पहले 4 थी, अब सिर्फ़ 2 हैं। पहला तो जनरल प्रिंसिपल्स है ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अ, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, प्रॉमिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बेसिक जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो कवर होते हैं सेक्शन 1 टू 75। एंड जो पार्ट 2 है जिसमें कि आपके स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये आ जाता है आपका पार्ट 2 में। नाउ अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उससे पहले एक ऑफर आना ज़रूरी है। सी ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, ओके? तो उसमें पूछा गया था कि सीक्वेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आपको बताना था, तो कुछ ऑप्शंस दे रखे थे कि भई ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस और कंसिडरेशन, इस टाइप से आपको ऑप्शंस दे रखे थे और आपको बताना था कि जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन-सा है। तो क्वेश्चन वाज़ वेरी ईज़ी, पर अगर आपने एक्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। सो हम कुछ जो डेफिनिशंस हैं वो देख लें। तो ऑफर क्या होता है? 2A। तो ऑफर वो चीज़ है जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से करने के लिए कह रहा है, उसकी विलिंगनेस है, मतलब जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑर्डर कर रहे हो उसको कि भाई तुम ये काम करो या ये काम मत करो। मतलब आप किसी को कुछ काम करने के लिए भी कह सकते हो और उससे ये भी कह सकते हो कि तुम ये काम मत करना, with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence। abstinence मतलब क्या होता है कि कुछ काम को करने से रोकना। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो मतलब कि जब आपने ऐसा कुछ किया कि भाई तुम ये वाला काम कर लो या फिर ये काम मत करो, जैसे उसने किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान से कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुम आज के आज ये जो जगह है इसको छोड़कर चले जाओ। तो ये उसने एक काम करने के लिए बोला कि भई तुम ये जो जगह है ये छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपीज़ दूँगा। उसके बाद अगर वो इसकी जगह ये बोल देता कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपीज़ दूँगा अगर तुम ये कभी भी नहीं छोड़ के जाओगे, तुम्हें नहीं जाना है यहाँ से। तो ये क्या किया उसने कि उसने उस आदमी को कुछ काम करने से रोका। तो आप ऑफ़र के अंदर कुछ काम करने के लिए भी बोल सकते हो और किसी काम को ना करने के लिए या कोई काम वो करने वाला था, उसको रोक भी सकते हो, तो दैट इज़ एन ऑफर या फिर आप इसको कह सकते हो प्रपोज़ल, ठीक है? एक्सेप्टेंस क्या होती है? एक्सेप्टेंस होती है कि भई जिस इंसान को आपने प्रपोज़ल दिया था, ओके, सो व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस होती है आपकी जब जिस पर्सन को आपने प्रपोज़ल किया था या जिस पर्सन को आपने ऑफ़र दिया था, वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो कहता है कि हाँ जी भई, जो भी आप काम मुझसे करने के लिए कह रहे हो या फिर आप मुझे करने के लिए रोक रहे हो, वो चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, देन आपका प्रपोज़ल इज़ सेड टू बी एक्सेप्टेड। So, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। उसके बाद है हमारे पास प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है कि जैसे ही आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब वो एक प्रॉमिस बन गया। तो सीक्वेंस देखा कि सबसे पहले आपका ऑफर आता है,
उसके बाद ऑफर एक्सेप्ट होगा, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद आपका वो ऑफर प्रॉमिस बन जाएगा। तो जैसे ही आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, वो एक प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, तो फर्स्ट इज़ योर ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, देन प्रॉमिस। नाउ इसके बाद भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, लेट मी जस्ट यस। तो अब ये जो नेक्स्ट है पार्ट आपका, वो है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर कौन होता है और प्रॉमिसी कौन होता है? तो जिस इंसान ने प्रपोज़ल दिया था, वो है प्रॉमिसर, ओके? When the when the proposal is accepted, the person making the proposal, जिसने प्रपोज़ल दिया था, जिसने ऑफ़र दिया था, वो होता है आपका प्रॉमिसर, और जिस इंसान ने उसको एक्सेप्ट किया है, वो होता है प्रॉमिसी। ओके, देन व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन क्या है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो जब प्रोमिसर के डिजायर पे, प्रोमिसर कौन? जिसने आपको ऑफर दिया था, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or absistence or promise is called a consideration for the promise। ओके, तो जो उसने प्रॉमिस किया था, ओके, तो उसके बदले में जो भी उसने कहा था कि भाई मैं ये करूँगा या करूँगी, या फिर मैं ये नहीं करूँगी, ये करने से मैं रुक जाऊँगी खुद को, दिस इज़ नोन एज़ योर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन और क्या हो सकता है, जैसे कि आपने सपोज़ उसने कहा कि जैसा हमारा पहला वाला एग्ज़ाम्पल था, उसमें क्या था कि आप इस शहर को छोड़कर चले जाओ तो मैं आपको 10 लाख रुपीज़ दूँगी। तो वो जो दूसरा बंदा है, अगर वो शहर छोड़ के चला गया, तो नाउ आप रिटर्न में उसको वो 10 लाख रुपीज़ दोगे, जो आपने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको ये 10 लाख रुपीज़ दूँगी। तो दिस इज़ योर कंसिडरेशन। तो जो आपकी कंसिडरेशन है वो मॉनेटरी भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। तो जैसे प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर, वो एक कंसिडरेशन हो सकती है। जो टेक्निकल वर्ड है वो है क्विड प्रो क्वा, ओके? तो ये वाला भी चीज़ आपकी आ सकती है कि कंसिडरेशन का जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है? ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्वा, जिसका मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। आफ्टर दैट वी हैव अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इन शॉर्ट वो क्या हो जाएगा आपके पास? अग्रीमेंट। तो जितने भी आपके प्रॉमिस हैं या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस है कि मैं ये करूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें ये चीज़ें दूँगा, और कंसिडरेशन जिसने फॉर्म किया है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? एक एग्रीमेंट। नाउ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो भी एक एग्रीमेंट लॉ एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास, प्लस वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। मतलब कि लॉ की नज़रों में वो काम करना इल्लीगल नहीं है, वो काम करना अनलॉफुल नहीं है, ठीक है? या वो काम ना करना अनलॉफुल नहीं है। नाउ इसके बाद क्या आता है हमारे पास? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ये इतना इम्पोर्टेंट टर्म नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि अभी तक एक भी बार नहीं पूछा गया है, बट फिर भी what is the definition of reciprocal promises? So promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। तो जैसे सपोज आपने ये कहा कि अगर तुम ये वाला काम कर दोगे तो इसके बाद मैं तुम्हारे लिए ये पर्टिकुलर काम करूंगा, ओके? तो ये क्या हो जाएगा कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाएगा कि तुम अगर ये वाला काम कर लोगे तो आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारे लिए ये वाला काम कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है? जैसे हम लोग करते हैं ना कि भाई बहन करते हैं कि अगर तू मेरे लिए एक आइसक्रीम लेके आएगा तो मैं तेरा सारा रिटर्न वर्क जो भी है होमवर्क वो कर दूंगी।
तो व्हाट इज़ दिस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कि तुम मेरा ये वाला काम करो तो मैं उसके बदले में ये वाली चीज़ कर दूँगी। तो ये भी एक पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ही हो जाता है आपका। देन यू हैव टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि डिफरेंशिएशन करना को आ जाता है, मतलब वो आपसे एक टर्म दे देंगे, खाली एक सेंटेंस दे देंगे और पूछ लेंगे कि व्हिच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज दिस। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड का मतलब क्या होता है? नल, जो कि जीरो, या आप कह सकते हो खाली। वॉइड मतलब ये होता है। तो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। ठीक है? तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता है, जो कि लॉ के नज़रों में या तो अनलॉफुल है या फिर इल्लीगल है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वॉइड एग्रीमेंट। ओके? देन यू हैव वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमारे पास? कि अगर वो एनफोर्सेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो एनफोर्सेबल होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है? पर कि कोई भी एक पार्टी उसमें से, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो पीछे हट जाए कि भई अब मैं ये काम नहीं कर सकता, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे कि वो कह दे कि उसको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि हाँ जी भई, अब तुम जो कहोगे वो वाला काम होगा, ठीक है? तो जो अगर वो दूसरी पार्टी वो कह रही है ठीक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम बाइंडिंग है अभी भी, और जो भी इसमें हमने प्रोमिसेस किए हैं वो हम करेंगे, तो वो ठीक है। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है और ये हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि वॉइड हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट, अभी वॉइड हुआ नहीं है, मतलब अभी वो निल नहीं है, नल नहीं है। पर अगर कोई दोनों पार्टी में से कोई पार्टी चाहे, यूजुअली एग्रीव्ड पार्टी होती है वो, एग्रीव्ड पार्टी मतलब कि जिसको कुछ नुकसान वगैरह हुआ है अ, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो अगर वो कह देती है कि हाँ जी भई, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी तरफ से बाइंडिंग नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पास? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हिच सीज़ेज़, सीज़ेज़ मतलब होता है कि एंड या फिर स्टॉप कर देना किसी चीज़ को। तो जो एनफोर्सेबल नहीं होता है लॉ के थ्रू, वो वॉइड बन जाता है, ठीक है? व्हेन इट सीज़ेज़ टू बी एनफोर्सेबल, मतलब कि अब वो एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे कि सपोज़ पहले आप किसी कंट्री के साथ डील करने वाले थे और उस कंट्री के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे। पर अब क्या हुआ कि एकदम से वॉर हुआ और अब वो हमारे लिए एक एनिमी कंट्री बन गई है। ओके? एक वॉर कंट्री है जिसके के साथ हम अब कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। तो जितनी भी डील्स थी, अब वो इल्लीगल हो जाएगी एक टाइप से, और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था ये एनफोर्सेबल नहीं होगा बाय लॉ, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है और उसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन बी, a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ये promise की definition ऊपर आपको जो मैंने बताई थी ये वही है। Okay? नाउ कुछ रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के। क्या रूल्स हैं? कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड? तो जैसा आपको ऑफर मिला है, ठीक है, आपको बिल्कुल वैसा ही उसको एक्सेप्ट करना है। आपको अपनी राय उसमें नहीं देनी है कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको बोला कि मैं आपको 10 लाख रुपीज़ दूँगा, तुम्हें ये शहर छोड़ के जाना है। तो आपने अगर ये कहा ठीक है, मैं चला जाऊँगा, पर मैं शहर छोड़ के जाऊँगा और फिर नेक्स्ट डे वापस आ जाऊँगा। तो ये आपने क्या किया? एक कंडीशन पुट कर दी, आपने अपना ही एक ऑफ़र उसको दे दिया कि देख मैं जा तो रहा हूँ, पर मैं कल ही वापस आ जाऊँगा। तो दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जैसा उस इंसान ने आपसे कहा है, आपको एब्सोल्यूटली वैसा ही उसको एक्सेप्ट करना है और वैसा ही मतलब कि आपको ये नहीं करना है कि आप अपनी तरफ से कुछ उसके अंदर ऐड ऑन्स कर रहे हो या कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जैसा आपको ऑफ़र मिला था, वैसा आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ओके? अगर आप उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो,
तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, या फिर आप अपनी कोई राय दे दे रहे हो तो वो आपके पास हो जाएगा काउंटर ऑफर। इफ द पार्टीज आर नॉट इन एड एडम ऑन ऑल मैटर्स, एड एडम मतलब कि वो जो पार्टीज हैं वो एग्री नहीं कर रही हैं या फिर वो सेम बोट पे नहीं है सारे मैटर्स पे जो भी ऑफर और एक्सेप्टेंस का है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है होगा आपके पास वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब कि जो पार्टीज हैं उन दोनों ही पार्टीज को या जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उन सबको जितने भी मैटर्स हैं सब पे एग्री करना होगा। आप ना एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो या फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि आगे चल के ऐसा हुआ तो ये चीज़ हम करेंगे, नहीं तो हम ये नहीं करेंगे। ओके? आफ्टर दैट इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। तो एक्सेप्टेंस आपने मतलब आपने कोई पर्टिकुलर आपको ऑफर मिला था, अगर वो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये बात जिसने आपको वो ऑफर दिया था, ऑफरर कौन होता है? जिसने ऑफर दिया था, ऑफरी होता है अगर इसी में ऑफर के लास्ट में डबल ई आ जाएगा, दैट विल बी ऑफरी। ऑफरी कौन होता है? जिसको ऑफर दिया गया है। तो ऑफरर को आप अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना इज नेसेसरी। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने उसने बोला आपको कि भई जैसे सपोज़ किसी के पास जॉब ऑफ़र आया, ठीक है? जॉब लेटर उन्होंने दिया कि आप अब आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है, आपको वो बताना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप खुशी-खुशी आपने वो जो जॉब ऑफ़र था या कुछ भी था, वो आपने अपने डेस्क के अंदर रख दिया चुपचाप, ओके? या फिर मन-मन में आपने कहा कि हाँ, मैं तो कल जाऊँगी जॉब के लिए, तो दिस वोंट बी कंसिडर्ड एज़ एन एक्सेप्टेंस। तो अ मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी, जिसने कि ऑफर को एक्सेप्ट किया है, टू एक्सेप्ट एन ऑफर डज़ नॉट अमाउंट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है? देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रेस्क्राइब्ड। तो अगर आपने कोई ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो जिस मोड में वो एक्सेप्टेंस के लिए कहा गया था ना, आप उसी मोड में करोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी ने कोई ऑफर दिया और उसमें लिखा हुआ था साफ-साफ कि अगर आपको ये चीज़ मंज़ूर है, हमारा ऑफर आपको मंज़ूर है, तो आप हमें ईमेल कर दीजिए इस नंबर पे कि आपको ऑफर एक्सेप्टेड है, या ये हमारा नंबर है, आप इस पे हमें व्हाट्सएप करो, मैसेज करो या फिर हमें एक फॉर्मल ईमेल करो इस एड्रेस पे। और आपने क्या किया? आपने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। आपने जो मोड उसने बताया था, उसने कहा था कि आपको ईमेल करना है और आपने ईमेल नहीं किया, आप कुछ और ही अपने मर्ज़ी में लगे हुए हो। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर स्पेसिफिकली उसमें लिखा हुआ है कि इसी तरीके से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? तो आपको उसी तरीके से वो काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको अपना जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके? अब कभी-कभार क्या होता है कि आपका जो एक्सेप्टेंस है, ठीक है? उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। ये नहीं है कि मैंने आपको आज एक पर्टिकुलर कोई ऑफ़र दिया था और आप 10 साल बाद आके मेरे से कहोगे कि भई तुमने ये जो ऑफ़र दिया था मेरे को 10 साल पहले, आज मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है? तो जो एक्सेप्टेंस है मस्ट बी गिवन विदिन अ रीज़नेबल टाइम बिफोर द ऑफर लैप्सेस, ओके? तो ऑफर लैप्स हो जाए मतलब कि ऑफर एंड हो जाए उससे पहले एक रीजनेबल टाइम के अंदर, सी या तो ऐसा होगा कि उसमें लिखा होगा कि 10 दिन के अंदर हमें रिप्लाई कर दो, ठीक है? तो 10 दिन का ये जो ऑफर आपको मिल रखा है आप विद इन टाइम पीरियड कर दो। अगर मान लो उसमें नहीं लिखा था कि आपको 10 डेज के अंदर रिप्लाई करना, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था टाइम के बारे में, तो हम क्या करेंगे, एक रीजनेबल टाइम लेके चलेंगे, ओके? ये नहीं है कि ऑफर आपको आज दिया, आप 10 साल बाद आके एक्सेप्ट कर रहे हो कि भई मेरे को अब एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए। मान लो कि आपने आज ऑफर दिया है तो कल परसों तक आप बता दो, विदिन 1 वीक बता दो, तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। तो अगर टाइम दिया हुआ है तो विदिन दैट टाइम आपको एक्सेप्ट करना है, और अगर नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड तो आपको विदिन अ रीज़नेबल टाइम आपको वो एक्सेप्ट है या नहीं है वो आपको बताना पड़ेगा। इट कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर। इट कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर इज़ का मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सपोज़ यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक कंपनी के अंदर
किसी पर्सन को शेयर अलॉट कर दिए गए, जबकि उसने अप्लाई ही नहीं किया था, ठीक है? और जब उसने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, तो उसको ये पता ही नहीं था कि भई पहले से ही उसको शेयर्स जो हैं वो अलॉटेड हैं। तो इस केस के अंदर जो पहले उसको शेयर्स अलॉट हुए थे, वो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि भई उसने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कंपनी का ऑफर कि हाँ जी, मेरे को इस कंपनी में एप्लीकेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है? तो इफ द एक्सेप्टेंस प्रीसीड्स एन ऑफर, इट इज़ नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब कि आपको अभी तक ऑफर दिया नहीं गया था, ओके? आपने अपने आप ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपनी मर्ज़ी से। तो ऐसे केस में ना तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी और ना ही वो कभी एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। एक्सेप्टेंस बाय द वे ऑफ कंडक्ट, एक्सेप्टेंस बाय द वे ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि मान लो आपको एक ऑफर मिला, उसकी कुछ कंडीशंस थी और आप वही सारे काम कर रहे हो जैसा कि उस ऑफर में होना चाहिए था, ठीक है? आपने 1, 2, 3 जो भी उसमें चीज़ें दे रखी थी, आपने वो सारी चीज़ें की और पर आपने मुँह से नहीं बोला कि भई वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर आपने सारे काम वो कर दिए, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इसमें माना जाएगा कि आपने जो काम कर रखे थे, उसके थ्रू आपने ये दिखा दिया कि आपने ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्टेंस बाय द वे ऑफ कंडक्ट, ओके? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने दिया था, आपको एग्ज़ाम्पल है कि सपोज़ किसी के पास जॉब लेटर आ गया कि भई आप अपॉइंट कर लिया गया है हमने आपको, ओके? और उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो आपने भी कोई रिप्लाई ईमेल नहीं डाला कि हाँ, ओके आई विल कम ये वो। पर नेक्स्ट डे आप करेक्ट जो भी आपका जॉइनिंग टाइम था, आप उस टाइम पे जाके पहुँच जाते हो और आप अपना जो भी सिस्टम वगैरह था, उनसे पूछने लग जाते हो, कहाँ है ये वो सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे क्या था, आपने एक्सेप्ट किया, नहीं किया, आपने ये नहीं बताया, पर क्योंकि आप ऑफ़िस पहुँच चुके हो, आप वहाँ का काम भी कर रहे हो, तो आपने जिस तरीके से ये काम किया है, बाय द वे ऑफ कंडक्ट आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, ये दिख रहा है आपके वे ऑफ कंडक्ट में। नाउ मेयर साइलेंस इज़ नो एक्सेप्टेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको कोई ऐसे बोल दे कि तुम मेरे को 10 दिनों के अंदर जवाब दो, नहीं तो मैं समझूँगा कि तुमने मेरा ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ओके? तो सिर्फ़ चुपचाप बैठे रहना इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझूँगा कि तुम्हें मेरा ऑफ़र एक्सेप्टेड है। ऐसा कोई आप रूल नहीं लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड डेफिनिट, वही ऊपर वाली चीज़ कि आपको क्लियरली बताना है, आपको ऐसे ही एक्सेप्टेंस नहीं करनी है, मतलब कि आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ, मेरे को एक्सेप्ट है ये ऑफ़र, पर मैं ये ऑफ़र तब एक्सेप्ट करूँगी जब तुम मेरे को पहले पैसे दोगे, उसके बाद ये वो, आप अपनी कंडीशंस नहीं ला सकते हो, ठीक है? जैसा आपको ऑफ़र मिला है वैसा एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो, मना कर दो। और अपनी चीज़ें मत लाओ। देन एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। तो ऑफर मिलने से पहले ही आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ, हाँ, मेरे को सब मंज़ूर है, ठीक है? औ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, consideration is an important part, so please देख लेना। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी मतलब जिसने आपको ऑफर किया है उसकी डिजायर पे जो प्रोमिसी है या फिर कोई और दूसरा पर्सन कुछ काम करता है या फिर कुछ काम कर नहीं करता है, रुक जाता है काम करने से, या फिर फ्यूचर में कोई काम करने वाला था या फिर फ्यूचर में कोई काम ना करता है, तो इन दैट केस वो आपका कंसिडरेशन हो जाएगा उसके प्रॉमिस के लिए, ठीक है? तो कंसिडरेशन का जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया, समथिंग इन रिटर्न, और जो मीनिंग है जो इसका एक टेक्निकल वर्ड है वो है क्विड प्रो क्वा, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है? ऑन बोथ द साइड्स। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं किसी का मर्डर कर दूंगा अगर तुम मुझे 10 लाख रुपीज दोगे, या फिर आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं किसी का मर्डर कर दूंगा अगर तुम उसका मर्डर मेरे लिए कर देते हो। तो इस टाइप के आप कंसिडरेशन नहीं रख सकते हो, आपको लॉफुल कंसिडरेशन रखने हैं, ठीक है? तो नाउ कुछ वैलिड कंसिडरेशंस, कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर कंसिडरेशन है, ये वैलिड भी है या फिर नहीं है। तो इसमें क्या है, इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब कि जिसने आपको ऑफर दिया है ना,
उस जो वो आपसे कह रहे हैं, जिसने आपको ऑफर दिया है, अगर उसने आपसे कुछ करने को कहा है, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज़ एन कंसिडरेशन, नहीं तो अ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर रहे हो तो वो कंसिडरेशन नहीं होगा, ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि बी के गुड्स जो थे वो जल रहे थे, ए ने आके बचा लिए, ओके? तो अब बी अब बाद में अगर ए कहे देखो मैंने तुम्हारे गुड्स बचाए हैं, तो अब तुम मुझको पैसे दो। तो बी लायबल नहीं है ए को कुछ भी पे करने को, क्योंकि बी ने तो कहा ही नहीं था कि भाई तू मेरे गुड्स को बचा। अगर बी ने कहा होता कि जो भी मेरे गुड्स को बचाएगा मैं उसको 10,000 रुपीज़ दूँगा, इन दैट केस वो कंसिडरेशन हो जाता, फिर बी को पैसे पे करने पड़ते। पर बी ने तो कहा ही नहीं था, जल रहे थे जलने देते। बी ने तो नहीं कहा कि हाँ जी, ए तुम जाओ बचाओ मैं तुम्हें पैसे दूँगा। तो दिस वोंट बी कंसिडर्ड एज़ एन कंसिडरेशन। उसके बाद कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इंडियन लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो जो प्रोमिसी है, जो कंसिडरेशन है, वो प्रोमिसी के थ्रू भी हो सकती है और किसी स्ट्रेंजर के थ्रू भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि एज लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन फ्रॉम द प्रोमिसी इट इज अ मटेरियल हु हैज फर्निश्ड इट। तो मतलब कि अगर काम हो गया तो किसने किया कैसे किया वो मैटर नहीं करता है, काम हो गया ना वो इम्पोर्टेंट है। तो वो एक कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? कुछ एक्ट होना चाहिए कि मतलब कुछ करना है। एब्सिस्टेंस होनी चाहिए एब्स्टिनेंस होनी चाहिए सॉरी। एब्स्टिनेंस मतलब क्या होना है या फॉरबेरेंस मतलब क्या होना है कि आप किसी काम को करने से रोक रहे हो कि भई ये काम तुमको नहीं करना है, ठीक है? या फिर आप कोई इल्ज़ाम है जो अपने ऊपर ले रहे हो या फिर कोई रिटर्न प्रॉमिस है कि भई तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये प्रेज़ेंट दूँगा या कुछ दूँगा, ओके? नाउ कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग पास्ट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होती है, वो कंसिडरेशन नहीं मानते हैं उसको, बट इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो भी एक कंसिडरेशन है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि किसी ने कोई काम किया था काफ़ी पहले, पर तुम आज उसको उस चीज़ का रिवॉर्ड दे रहे हो, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि ए ने कुछ सर्विसेज़ रेंडर की थी बी को काफ़ी पहले और आफ्टर अ मंथ जो बी है वो उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है, जो भी सर्विसेज़ ए ने उसको रेंडर की थी। Consideration of a given is given simultaneously with promise it is said to be present consideration। तो इसमें क्या होगा कि बी को कुछ डिलीवर गुड करने थे या ए को कुछ डिलीवर करने थे गुड्स उसने वो कर दिए और उसी वक्त उसको पैसे मिल गए। तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंसिडरेशन आपका। और फ्यूचर में भी हो सकता है जैसे कि आप ये बोलो कि तुम मेरे पास ये गुड्स डिलीवर कर देना 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट जो है वो कर दूँगा या फिर 15 डेज़ बाद मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा फ्यूचर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन जो है वो रियल होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आइज़ ऑफ लॉ, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दे रखा है, ए प्रोमिसेस टू पुट लाइफ to B's dead wife if B pay him rupees 1000। तो यहाँ पे क्या किया ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी वाइफ को जिंदा कर दूंगा अगर तुम मुझे 1000 रुपए दोगे। बट क्या ये ये जो कंसिडरेशन उसने दी है कि भाई मैं तुम्हारी वाइफ को जिंदा कर दूंगा, तो क्या ये रियल है? क्या ये पॉसिबल है? तो ये तो इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म। तो ये कंसिडरेशन जो है वो आपका कंसिडरेशन माना ही नहीं जाएगा। ओके, तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। Now, consideration must be something which the promisor is not already bound to do. ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई जैसे आपने क्या किया किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपने उससे बोला कि भाई मैं तुम्हें कोई आपका सर्वेंट है, ठीक है? आपने कहा कि तुम ऐसा करो, आपका जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि वो सिर्फ़ आपकी किचन को सँभालेगा, ठीक है? और उसके लिए आप उसको पैसे पे कर रहे थे सपोज़ ₹1000। आपने उससे कहा कि तुम ऐसा करो आज तुम मेरा रूम भी क्लीन कर दो और मैं तुम्हें वही जो ₹1000 आप उसको किचन वाले देने वाले थे उस आपने कहा कि मैं तुम्हें ₹1000 दूँगा। वो तो आप ऑलरेडी देते, अगर वो रूम साफ़ नहीं भी करेगा तो भी आपको ₹1000 उसको पे करना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी किचन का काम कर रहा है। तो ये बहुत ही एक आप कह सकते हो
वेग टाइप एग्जांपल है, बट आपको समझ में आ जाएगा कि कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग व्हिच द प्रोमिसर इज़ नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि प्रोमिसर पहले से ही करने के लिए बाउंड ना हो, ठीक है? तो अगर वो काम नहीं भी होता तब भी आपको वो चीज़ करनी पड़ती, तो ये कोई कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। और कंसिडरेशन एडुक्वेट हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडुक्वेट का मतलब क्या है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, ओके? तुम्हें ये नहीं देखना है कि भई ये इतना बड़ा मैंने काम किया, इतने से पैसे मिले मेरे को, वो नहीं है। मिल रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी नेसेसरली बी इक्वल टू द वैल्यू टू समथिंग गिवन, ओके? As long as consideration exists, the courts are not concerned as to adequacy, provided it is for some value. Now, consideration or object of an agreement is lawful unless and until it is forbidden by law। मतलब लॉ ने ही मना कर रखा है कुछ काम करने के लिए, ठीक है? तो कौन कौन से सिचुएशंस में आपकी जो कंसिडरेशन है इट इज इम्प्लाइड कि वो लॉफुल है। तो सबसे पहले अगर कोई कंसिडरेशन लॉ फॉरबिड नहीं करता है, लॉ फॉरबिड नहीं करता मतलब कि लॉ उस काम को करने से आपको मना नहीं करता है, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन आपकी हो जाएगी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ए प्रॉमिस करता है बी को टू ऑब्टेन एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस। मतलब वो क्या कहता है ए बी को कि तुम मुझको 1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारी सरकारी जॉब लगवा दूंगा, ठीक है? पर ये तो अनलॉफुल है ना, ये तो एक तरीके से आप करप्शन कर रहे हो और करप्शन अनलॉफुल है। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी इनवैलिड या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगी। ओके, और जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो एनफोर्सेबल नहीं होगा बाय लॉ। सेकेंडली कि किसी की प्रॉपर्टी को इंजर ना हो या किसी पर्सन को इंजर ना हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए बोरो करता है 100 रुपए फ्रॉम बी और कहता है कि जो बी है वो ए को 2 साल तक के लिए बिना पैसों के अपना लेबर बना लेता है, ठीक है? तो इन दिस केस ए ओज़ to pay the principal amount at once and huge amount of interest. This contract was held void as it involved injury to the person। मतलब कि उसको बेशक मारा पीटा नहीं गया हो, पर तुम उसके साथ नाइंसाफी तो एक तरीके की कर रहे हो ना। उसने एक टाइम पे आपसे 100 रुपए उधार लिए थे और तुम 2 साल तक उसको अपने यहाँ अंडर काम करवा रहे हो और उसको कोई पैसे नहीं पे कर रहे हो तुम 2 साल तक। क्या कह के कि ए ने तुमसे 100 रुपए उधार लिए थे और उसको वो प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है और उसका इंटरेस्ट भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इतना इंटरेस्ट कभी भी नहीं हो सकता 2 साल के अंदर कि आप उस इंसान को अपने अंडर काम भी करवाते रहो 2 साल तक और उसको कुछ पे भी ना करो। तो ये भी अनलॉफुल होगा। इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट एज़ इमोरल, ठीक है? तो इमोरल क्या हो जाएगा आपका कि जो कि सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट ना करती हो, जो सोसाइटी की नज़रों में गलत है चीज़, वो इमोरल है। तो अगर कोई ऐसी कंसिडरेशन है जो कि इमोरल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो कंसिडरेशन जो है वो वॉइड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी से कह रहे हो कि अ, ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है इनको फ्यूचर में सेपरेट होना है। एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फॉर फ्यूचर सेपरेशन। मतलब कि उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया है कि आफ्टर 2-3 इयर्स हम दोनों जो हैं वो सेपरेट हो जाएँगे। तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। Is of nature that if permitted it would defeat the provisions of any law। तो मतलब कि वो कुछ इस टाइप की कंसिडरेशन थी जो कि अगर लॉ के प्रोविजंस के अंदर आती ना तो वो मतलब अनलॉफुल ही कहलाई जाती। तो इस टाइप की भी अगर कोई कंसिडरेशन है आपके पास तो वो भी अनलॉफुल ही होगी। आफ्टर दैट it is fraudulent or involves और implies injury to the person or property of another। तो किसी की लाइफ को इंजर करती है या फिर प्रॉपर्टी को करती है या फिर किसी पर्सन को इंजर करती है वो या फिर कोई फ्रॉड है। ओके, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो पब्लिक पॉलिसी है उसको अपोज कर रही है तो वो भी आपका वॉइड ही हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास रेस्ट्रेंट ऑफ इलीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब कि आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपने ऐसी कंसिडरेशन बोली है कि तुम ये काम करोगे
और तुम पुलिस के पास नहीं जा सकते, ठीक है? या फिर कोई आपके राइट्स थे वो एनफोर्स करने के लिए आपको मना किया जा रहा है, तो इन दैट केस आल्सो वो जो आपकी कंसिडरेशन है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं मानी जाएगी। उसके बाद ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस और टाइटल्स, तो ये क्या हो जाएगा कि आप जो आपको टाइटल्स मिले हैं कुछ, जैसे कि पब्लिक रिकॉग्निशन के जो टाइटल्स होते हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण, आप क्या कह रहे हो कि तुम मेरा ये काम कर दो और मेरा ये जो पद्मश्री अवार्ड है वो तुम अपने घर पे लेके चले जाओ। ओके, तो ऐसे भी अनलॉफुल ही होगा और एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। एग्रीमेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, तो एक जो पर्सनल कोई भी इंसान की एक फ्रीडम होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तुम, उसको तुम कह रहे हो खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, तो वो एग्रीमेंट्स भी आपके, वो कंसिडरेशन भी आपकी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगी। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, तो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मतलब तुम ये काम कर दो और उसके बाद मैं तुम्हारी शादी इस इंसान से करवा दूंगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका अनएनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि मैरिज क्या है, ये फ्री होना चाहिए और एक वॉलेंटरी डिसीजन होना चाहिए दोनों पार्टीज का। इसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं आनी चाहिए कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो an example of consideration unenforceable by law. Then agreements interfering martial marital duties. ओके, तो मैरिटल ड्यूटीज क्या हो गया, जैसे कि एक एग्रीमेंट है हस्बैंड और वाइफ के बीच में कि जो वाइफ है वो कभी भी अपने जो पेरेंट्स हैं उनका घर छोड़कर नहीं आएगी। तो ये क्या है, अगर आप जनरल लोगों को देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो वाइफ है उसको अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है, जो हस्बैंड है उसके घर पे। पर यहाँ पे आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगी अपने जो फैमिली है उसको छोड़ के। तो ये अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है, जो जनरली होता आ रहा है उसको ये अपोज कर रहा है। तो इन दिस केस वो भी अनएनफोर्सेबल होगा आपका। देन कंसिडरेशन में इन एनी फॉर्म, मनी भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, और प्रॉमिस टू मैरी भी हो सकता है, अब प्रॉमिस टू फेयर फॉरबियर भी हो सकता है, एक्सेट्रा। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन जो आपका 11 है वो आपको बताता है कि कब कब कौन कौन सा इंसान जो है वो कॉम्पिटेंट है टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो वो माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर मतलब कि उसकी जो एज है वो 18 और 18 अबव होना चाहिए नॉर्मल केस में, एंड 21 ईयर्स इफ गार्डियन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ओके, तो जब तक उसको मेजोरिटी एज नहीं मिल जाएगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं बन सकता है। देन ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब कि उसका जो माइंड है वो अच्छे से काम कर रहा हो, वो ल्यूनाटिक ना हो। ल्यूनाटिक मतलब कि उसको बीच बीच में दौरे ना पड़ते हो, या फिर वो मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है? ओकेजनली अनसाउंड माइंड भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो जैसे सपोज किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जब वो साउंड माइंड में था, बट वो ओकेजनली अनसाउंड हो जाता है, तो जब भी वो अनसाउंड रहा होगा उस वक्त अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पर जब वो साउंड माइंड में था और तब उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, देन इट वुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ, तो जैसे कि कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट प्रूव कर रखा है या कुछ इस तरीके से कर रखा है, तो इन दैट केस किसी और लॉ के थ्रू वो डिस्क्वालिफाइड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो अगर ऐसा भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कॉम्पिटेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि कोई एलियन एनिमी, एलियन एनिमी क्या होता है हमारे पास, तो जो बाकी के जो लॉज हैं जो आपको कहते हैं कि भाई देर आर अदर लॉज ऑफ द लैंड दैट डिस्क्वालीफाई सर्टेन पर्सन्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, दे आर एलियन एनिमी। एलियन एनिमी क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे किसी कंट्री के साथ आपका वॉर था और आपने उसी कंट्री के किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो वो एलियन एनिमी। फॉरेन सॉवरेन्स,
और डिप्लोमेटिक स्टाफ हो गया, उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। यूजुअली जैसे हम कहते हैं ना कि जो आर्मी पर्सोनल है, वो किसी काम से दूसरे कंट्रीज में भी जाते हैं, तो थोड़ा-सा डर रहता है, ठीक है? आर्टिफिशियल पर्सन्स, कॉर्पोरेशन कंपनीज़ एटसेट्रा, इंसॉल्वेंट्स, को कॉन्विक्ट्स, पारदर्शनी पर्दा पर्दानशी विमेन, ओके? तो जो पर्दे में रहती हैं औरतें, उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हो। According to Section 13, two or more persons are said to be in consent when they agree upon the same thing in the same senses. Same senses is the word here. Consensus ad edem. इसमें क्या है कि आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट था, जैसा आपको ऑफर मिला था, आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हो बिल्कुल भी। और कंसेंट फ्री कब माना जाता है? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 चीजें लर्न करना इज इम्पोर्टेंट। तो कॉर्जन क्या होता है? आप उसको धमकी दे रहे हो, तुमने ये काम नहीं किया तो देख लो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। अनड्यू इन्फ्लुएंस, तुमने उसको डरा दिया। डराया कैसे? जैसे मम्मियाँ करती हैं ना, थोड़ा-सा आँख दिखा देती हैं और फिर बच्चा वो काम नहीं करता, तो दैट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके? कि मतलब कि दूसरे इंसान को पता है कि अगर ये इंसान बीच में आएगा तो जो डिसीजंस हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो जानबूझ के आप उस इंसान को यूज़ कर रहे हो जो कि आपके डिसीजंस को चेंज कर सकता है। देन फ्रॉड, धोखाधड़ी। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कि चीज़ों को आप गलत तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हो और ऐसे प्रेज़ेंट कर रहे हो कि दूसरी वाली जो पार्टी है वो आपकी बातों में आ जाएगी और आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाओ, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएगी। मिस्टेक कि कुछ गलती हो गई, गलती से कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर कर लिया। तो ये पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स कोर्शन सेक्शन 15। कोर्शन क्या है? कि आप किसी को धमकी दे रहे हो, आप क्या कह रहे हो? इज द कमिटिंग or threatening to commit any act of forbidden by the Indian Penal Code under Section 45, or the unlawful detaining or threatening to detain any property or to prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। तो पहले मूवीज में होता था ना, वो हीरो की मम्मी को किडनैप कर लेते थे और फिर वो कहते थे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो तो हम तुम्हारी मम्मी को छोड़ देंगे। तो ये क्या है? कोर्शन है। आप किसी से धमकी दे रहे हो उसको कि भाई तुम ये काम करो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, हम इसको जान से मार देंगे, नहीं तो हम खुद सुसाइड कर लेंगे, तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। ओके? देन यू हैव अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? कि वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in the position to dominate the will of the other। तो इसमें क्या है? जैसे कि किसी के पास कोई अथॉरिटी है, कोई आपका बॉस है, ठीक है? आपको पता है कि वो आपका बॉस है तो आप उसको ना नहीं बोल सकते हो, तो वो आपसे कह रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो ये एक तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ऊपर से बेशक आप हाँ बोल रहे हो, पर मन में तो आपके ये हो सकता है ना कि क्योंकि ये मेरा बॉस है मैं इसको ना नहीं बोल सकता, सिर्फ इस वजह से मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ रहा है। तो अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर where he holds a real or apparent authority over the other। या तो कोई रियल अथॉरिटी है या फिर अपेरेंट। अपेरेंट मतलब कि अथॉरिटी है तो सही पर वो दिख नहीं रही है। ओके? फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयर है, is deemed to be having authority over his employee and income tax authority over the SSE। तो जैसे कि एम्प्लॉयर की अथॉरिटी होती है एम्प्लॉय पे, इनकम टैक्स अथॉरिटी की होती है एसएससी पे जिसको टैक्स पे करना है। नेक्स्ट इसका हो सकता है वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू अनदर। तो जैसे कि क्या है कि एक रिलेशनशिप
सॉलिसिटेटर का और उसके क्लाइंट का, स्पिरिचुअल एडवाइजर का डिवोटी पे। तो मतलब यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअल एडवाइजर जैसे बाबा वगैरह होते हैं, जो भी इनको मानता होगा, अगर बाबा ने कह दिया भैया तुम ये काम कर लो बहुत अच्छा होगा, तो वो सिर्फ एक बार मुंह से बोलेगा और जो उसका भक्त है वो कर देगा सारे काम। तो यहाँ पे क्या है कि एक अपेरेंट अथॉरिटी, वो सच्ची में कोई उसका एम्प्लॉय या मम्मी या पापा नहीं था, पर उसने इस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर रखा है अपनी बातों से कि उसकी एक डोमिनेट पोजीशन है। Last one, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। तो मतलब क्या कि जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि कोई बहुत परेशान होता है, किसी की बहुत ही ज्यादा मजबूरी होती है, उस वक्त आप उससे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए बोलते हो और वो राजी हो जाता है, ठीक है। देन इज योर फ्रॉड। फ्रॉड किस सेक्शन में आता है? फ्रॉड कम्स अंडर द सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 क्या कहता है? फ्रॉड मीन्स and includes any act or concealment of material fact or misrepresentation made knowingly by a party to a contract or with his convenience or by his agent with intent to deceive another party. Here the word इंटेंट, मतलब फ्रॉड कब होता है? जब आपने गलती हो गई मान लो, पर वो जो गलती थी वो आपने इंटेंशनली किया। तो ऐसी गलती या ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन जो आपने इंटेंशनली किया है, वो गलती या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो होगा फ्रॉड। ओके, तो जब आप जानबूझकर कुछ करते हो तो वो गलती नहीं होती है, वो होता है फ्रॉड। तो मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं कहा जाएगा कि अगर आप चुपचाप बैठे हो तो उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज नॉट obliged टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग टू द अदर पार्टी। इसका मतलब क्या है कि कुछ फैक्ट्स थे, जैसे कि जब आप कोई सपोज रेंटेड अपार्टमेंट के लिए देखने के लिए गए, आपको जो कॉन्ट्रैक्टर था या फिर जो भी आपका ब्रोकर था उसने आपको वो जगह दिखाई, ठीक है? उस जो आपका ब्रोकर था उसको पता थी कि कुछ वॉल्स यहाँ पे अच्छी नहीं है, पानी यहाँ पर ठीक से नहीं आता है और भी कुछ-कुछ चीज़ें उसको पता थी। वो चुपचाप खड़ा हुआ था वहाँ पे। पर क्योंकि आप लोग घर को रेंट कर रहे हो, मतलब रेंट पे ले रहे हो, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरा आप रूम देखो। अगर आपने उसने कहा और आपने मान लिया तो इसमें गलती उसकी नहीं होगी, इसमें गलती आपकी होगी। ओके? So there are two exceptions where even mere silence may be fraud. तो अब इसके भी एक्सेप्शन है, जहाँ पर वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, जहाँ पर कि इंसान को बोलना चाहिए था, उसकी ड्यूटी थी कि भाई उसको ये बात बतानी चाहिए थी। जैसे कि अगर उसको बताना चाहिए था कि भाई यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की लाइफ का सवाल है, ठीक है? तो उसको बताना चाहिए था, पर उसने नहीं बताया। तो कीपिंग साइलेंस इज़ अ फ्रॉड। और व्हेन साइलेंस इज़ इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, सच साइलेंस इज़ फ्रॉड। मतलब कि कोई आपसे बोल रहा है, जैसे उसने बोला ब्रोकर के साथ एक और इंसान था, उसने बोला कि यहाँ पर तो कभी अर्थक्वेक आया ही नहीं आज तक। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर ब्रोकर कुछ बोलेगा भी नहीं ना, चुपचाप भी खड़ा रहेगा, तो भी आपको लगेगा कि अच्छा आया ही नहीं होगा, सच में नहीं आया होगा, इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कुछ भी। ओके? तो ये हो जाएगा फ्रॉड। इंटेंशनली जब आप कुछ कर रहे हो, फैक्ट्स को कंसील कर रहे हो या फिर मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो। देन फोर्थ इज मिसरिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये सेक्शन 18 में आता है। causing, however, innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is subject to the agreement। इसमें मतलब क्या है कि आप बहुत ही मासूमियत के साथ आपने कुछ ऐसा चीज कर दी जो सब्जेक्ट था ना एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट मतलब कि या तो आप उसको इस तरीके से देख लो कि एक मेन जो बात थी जिसकी बेसिस पे वो एग्रीमेंट के लिए हाँ या ना होने वाली थी, आपने उसी को घुमा दिया, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? मिसरिप्रेजेंटेशन। तो जैसे कि कोई अ, कोई कास्टिंग एजेंसी थी, ठीक है? कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, तो वहाँ पे
आप किसी लड़की की कास्टिंग होनी थी और आपको पता था कि भई यहाँ पे लड़की की ही कास्टिंग होने वाली है, पर आपने किसी लड़के को वहाँ पे भेज दिया, ठीक है? और उस लड़के ने बहुत अच्छे से एक्टिंग की और जो भी उसको रोल दिया गया उसने सब कुछ अच्छे से किया और उसको सिलेक्शन हो गया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की था। अगर वही सेम काम वो लड़का होके करता तो वो सिलेक्ट नहीं होता क्योंकि ज़रूरत लड़की की थी। पर आपने मिसरिप्रेज़ेंटेशन किया, आपने ऐसा दिखाया कि वो एक लड़की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिसरिप्रेज़ेंटेशन। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है सेक्शन 20 के अंदर ये आता है where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब दोनों को ही कुछ ना कुछ गलती लग रही है जैसे कि जो भी हमने एग्जांपल लिया उसमें अगर हम ऐसे मान लें कि जो ये वाली पार्टी थी उसको नहीं पता था कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर को एक लड़की चाहिए, ठीक है? उनको एक्ट करना था इस वजह से वो लड़की बन के गए और जो कास्टिंग डायरेक्टर था उसको भी नहीं पता था कि भाई ये लड़की नहीं लड़का है। तो दोनों को कुछ नहीं पता था, जो फैक्ट था वो नहीं पता था और इसकी वजह से वो एग्रीमेंट में आ गए, तो ये एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। A party cannot be allowed to get any relief on the ground that he had done some particular act in ignorance of law। तो मिस्टेक आपकी बायलैटरल भी हो सकती है मतलब कि दोनों पार्टीज की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है? और मिस्टेक जो है आपकी यूनिलैटरल भी हो सकती है मतलब कि सिर्फ एक पार्टी से कोई गलती हो सकती है। ओके और ये वाला जो पार्ट है ये भी मैंने आपको जो मेरे नोट्स थे उसके अंदर ये वाला पार्ट है बिजनेस लॉ में तो इसको आप अच्छे से रीड करना ये भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है इसमें अभी थोड़ा सा और चीजें भी रह रही हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड कीप प्रिपेयरिंग थैंक यू